हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका प्रेरक एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पहले बताया गया था कि अपनी जो क्लासेस रहेगी वो सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए रहेगी। बिल्कुल। तो आज अपनी साइंस की क्लास चलेगी और साइंस में आज अपन टॉपिक लेंगे संतुलित आहार और पोषण वाला टॉपिक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भाई। कौन सा टॉपिक रहेगा? संतुलित आहार और पोषण वाला टॉपिक आज अपने रहेगा। मेनली अपन बात करेंगे कि किस किस प्रकार से आहारों की कमी से अपने पास में कौन से डिजीज होते हैं और उनसे किस प्रकार के सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो शुरू करें आज की क्लास। देखें अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, अपने को सही स्टेटमेंट है उसकी पहचान अपने को करनी है। क्या दे रखा है? विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए और डी को छोड़कर। तो ध्यान रखना, अपन क्या बोल सकते हैं, केवल ए व डी विटामिन, ये दो ही विटामिन ऐसे हैं जिनका जैव संश्लेषण होता है। जिनका क्या होता है? जैव संश्लेषण। बिल्कुल, ये पहले वाला तो ये स्टेटमेंट तो अपने पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाना है। फिर अगला क्या है? विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखो, अपन विटामिन को वर्गीकरण करते हैं तो अपन क्या कह सकते हैं, विटामिन दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक अपने पास में आते हैं वसा में घुलनशील। कौन से होते हैं भाई? वसा में घुलनशील। और दूसरे अपने पास में होते हैं जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो देखो, वसा में घुलनशील की बात करें तो देखो, वसा से क्या होता है भाई? वसा से होता है अधिक मोटापा। क्या होता है? वसा से होता है अधिक मोटापा। और अधिक है, अधिक को अपन कैसे लिखेंगे? ए डी ई के। तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। ये सारे के सारे विटामिन है वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए विटामिन है अपने पास में, कौन से हो गए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा आ गया भाई? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन कौन सा आ गया? सी। ये दोनों कैसे होते हैं भाई? जल में घुलनशील होते हैं। अब देखो भाई, यहां से अपने को क्या कह रहा है कि ई और के तो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन अपने देख रहे हैं ई और के वसा में घुलनशील है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विटामिन बी और सी वसा में नहीं जल में घुलनशील होते हैं, यहां से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? ओनली फॉर जो पहला है वो स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी के दो स्टेटमेंट है वो कैसे हो जाने हैं? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखो, अपन बात करते हैं रतौंधी की, तो किससे होता है भाई? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। फिर अपन बात करें बेरी बेरी की, तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से। और स्कर्वी किससे हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। तो बचा हुआ अपने पास में कौन सा हो जाना है?
बचा हुआ रिकेट्स हो जाएगा अपने पास में विटामिन डी की कमी से। क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से। तो अपने को विटामिन डी से पूछा गया है, तो अपने पास में कौन सा आंसर हो जाना है? डी आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो चारों विटामिन है, ए बी सी और डी, इनसे होने वाले रोग है, इनके बारे में अपने को पता चल गया। अगला देखो क्या दे रखा है, जीरोपथेलमिया है, किसके कारण होता है? तो देखो अगर अपन बात करते हैं आयोडीन की कमी से, तो इससे तो रोग होता है घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। और है कहां से संबंधित? तो भाई गले से संबंधित। कौन सा है? घेंगा रोग, या जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? गलगंड रोग भी कहा जाता है। ये तो किससे है? गले से संबंधित। और विटामिन अगर अपन डी की बात करें, तो डी में अभी पढ़ के आए कौन सा होता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स तो होता है भाई बच्चों में। रिकेट्स रोग है वो किस में होता है? बच्चों में। और अगर अपन बात करें ऑस्ट्रियोमलेस्टिया रोग की बात करें, या ऑस्ट्रियोपेरेसिस रोग की बात करें, ये किस में होता है? वयस्कों में होता है। फिर अपन बात करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन बात करें जन्मजात की, तो जन्मजात में तो अपने पास में हीमोफीलिया आ गया। कौन सा आ गया? हीमोफीलिया हो गया। और दूसरा आंखों से संबंधित ही रोग कौन सा आ जाता है? वर्णांधता। कौन सा रोग आ जाता है? वर्णांधता। ये जन्मजात विकार होते। जबकि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? जीरोपथेलमिया। जीरोपथेलमिया आ गया, या क्या बोलते हैं रक्तोंदी रोग। ये दोनों के दोनों रोग हैं वो किससे होते हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? पशुजन्य रोग का मतलब है ऐसे रोग जो मेनली संक्रमण के कारण पशुओं से मनुष्य में फैलते हैं। तो देखो प्लेग की अपन बात करते हैं, तो प्लेग है किससे फैलता है? मेनली चूहों से। किससे फैलता है? चूहों से। दूसरा अगर रेबीज की बात करें, तो क्या बात कर सकते हैं अपन? पागल कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? पागल कुत्ते के काटने से। और जो सार्स रोग है वो एक से ज्यादा प्रकार के जो जंतु है उनसे हो सकता है, लेकिन जो अपने पास में बेरी बेरी रोग है वो किसी भी जीव के काटने से नहीं होता है। किससे होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। बिल्कुल। चलिए भाई आगे। अगला देखो अपने को क्या दे रखा है, कुछ विटामिन है उनके नाम दे रखे हैं, और उन विटामिनों के जो व्यवसायिक या रासायनिक नाम है उनसे अपने को मैच करना है। तो देखो अपने पास में बात करें, टोकोफेरोल की बात करें, फिलोक्विनोन की बात अपन करें, रेटिनोल की बात करें, या साइनोकोबालामिन की बात करें, तो देखो अपने पास में क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन है वो क्या होता है भाई? विटामिन B12 है। और अपन क्या बोलते हैं? अपन ये बोलते हैं कि इसके अंदर कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। रेटिनोल होता है विटामिन ए का नाम। किसका होता है? विटामिन ए का नाम। फिलोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के का नाम, और टोकोफेरोल हो जाएगा विटामिन ई का नाम। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले ए में थर्ड वाला आ जाएगा, तो देखो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। फिर बी में क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। चले आगे। अगला देखो, क्रिटेनेयूरिया जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पहले तो ध्यान रखना ये होता कहां पर है? ये तो इसकी मेन डिजीज क्या होता है? यकृत में। यकृत में क्या हो जाता है? असंतुलन। अब असंतुलन किसके कारण? असंतुलन के कारण हो क्या रहा है? असंतुलन के कारण क्या होता है?
मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। क्या हो जाना? मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। तो ये किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण। ध्यान रखना, मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्रिएटिनिन यूरिया हो जाएगा, और किसकी कमी से हो जाना है? विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन ई की कमी से। बिल्कुल। चलिए भाई, आगे वाला क्या है? अपने को सुमेलित करना है। देखो, अपन बात करते हैं विटामिन की, तो अपने पास में क्या दे रखा है? एक तरफ रोग दे रखे हैं, एक तरफ विटामिन अपने पास में दे रखे हैं। तो देखो, अपने पास में देखो विटामिन ए, बी और सी बी और सी वाला दे रखा है। तो देखो, सीधा सीधा अपन बात करते हैं विटामिन बी वाले से। तो विटामिन B2 है, इसकी बात कर रहे हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी से तो कौन सा हो जाना है? स्कर्वी रोग अपने पास में हो जाना है। फिर अपने पास में देखो, यहां पर इसको अलग अलग कर लेना भाई। विटामिन B2 आ गया, और विटामिन B1 लास्ट वाले में क्या दे रखा है? B1 और B3। तो B1 की अपन बात करें तो B1 से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। B2 से क्या बात करें? राइबोफ्लेविनोसिस हो सकता है। और B3 से क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। ध्यान रखना, ये पेलाग्रा होता है, ये किससे होता है? नियासिन विटामिन। किससे होता है? नियासिन विटामिन। और नियासिन विटामिन कौन सा हो जाना है? B3 हो जाना है। बेरी बेरी रोग है, सामान्यतः अपन बी या B1 इसको अपन बोलते हैं, और यहां से अपन क्या बोलते हैं? B2 राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन नाम होता है। बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते भाई। तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई? पहले में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, फिर सेकंड में 4 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा भाई। नमस्ते नमस्ते। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखो भाई। अपने को विटामिन और उनके उपयोग दे रखे हैं। तो जब भी अपन बात करते हैं विटामिन ए, तो अपन क्या बोल के चलते हैं? किससे संबंधित होगा? आंखों से संबंधित होगा। विटामिन सी की बात करके चले तो विटामिन सी है वो मांसपेशियों से संबंधित अपने पास में आ जाएगा, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता से साथ में अपने आ जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी त्वचा से संबंधित आ जाएगा, और साथ में कैल्शियम आ जाएगा। विटामिन के की बात करें तो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाना। क्या हो जाना है? रक्त का थक्का। अब देखो, इसमें अपने पास में क्या क्या दे रखा है? तो देखो, विटामिन ए आ जाएगा, तो नेत्रों से संबंधित आ जाएगा। विटामिन सी की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में आ जाएगा। और डी की बात करें, हड्डियां और दांतों को मजबूत करने का काम करता है। और विटामिन के ब्लड क्लोथिंग, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? रक्त का थक्का जमना। क्या हो जाना है? रक्त का थक्का जमना हो जाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? पहले में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये दो तो सीधे सीधे गलत अपने पास में हो गए। दूसरे में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर थर्ड वाले में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। चले आगे। हाँ, अगला देखो, वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जब भी अपने पास में ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर ऑक्सीडेंट की वजह से, ऑक्साइड बनने से अगर कोई रोग हो रहा है, तो उसको बचाने में कौन सा काम आता है? एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा क्या दे दिया? वसा विले। ध्यान रखना, वसा विले वाले तो 4 ही होते हैं। कौन से? ए, डी, ई और के। अपन क्या बोल सकते हैं? अधिक। और अधिक से क्या अपन लिख देंगे? अधिक मोटापा किसके कारण होता है? वसा के कारण। तो वसा में मिलने वाले तो 4 ही विटामिन होते हैं। अब आप देखोगे ना, तो अपने को यहां विटामिन बी दे रखा है, तो ये तो पहली बात तो जल में विलेय है। किस में विलेय है? जल में विलेय। अब विटामिन B12 की भी बात कर ले,
ये भी किस में विलय हो जाएगा, ये भी अपने पास में जल में विलय हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं विटामिन सी की, तो ये भी किस में हो जाएगा, जल में विलय हो जाएगा। अब अपने पास में बचा कौन सा, देखो ध्यान से, वसा विलय विटामिन पूछा गया, तो यहां से समझने का प्रयास करना, ध्यान रखना ये जल में विलय होता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। लेकिन यहां पर अपने को एक प्रॉपर्टी और दे दी, वो है वसा विलय भी है साथ में। तो यहां फिर अपन बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वसा में विलय, इसके साथ में किसका काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट को देखना है अपने को, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा। और मेनली किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है भाई, जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं, या फिर अपन बात करते हैं पाम ऑयल होते हैं, पाम ऑयल, उससे विटामिन अपने को ई प्राप्त होता है। चलिए भाई आगे, किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं हो सकता, तो अपन वैक्सीन की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल भरतपुर से भाई, तो देखो चेचक की रोग बात करें तो चेचक का टीका तो आता है, और किसके द्वारा है भाई, एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, एडवर्ड जेनर द्वारा, टीकाकरण द्वारा विकसित अपने पास में किया गया। फिर अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस में एक अपने पास में आता है मिलमेन, और इसके साथी भी थे मिलमेन, और इसके साथियों के द्वारा ये विकसित किया गया। टीबी का अपन बात करें तो टीबी का टीका आता है BCG, बेसिलस केलेमन और गुरीन, इनके द्वारा विकसित किया गया, तो इनके नाम से ही आ गया। तो अपने पास में कौन सा हो जाना है, स्कर्वी। ध्यान रखना स्कर्वी तो है क्या, विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो इसका उपचार है वो किसके द्वारा नहीं किया जाता, वैक्सीन के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए भाई आगे, अगला कौन सा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो अपन जब भी बात करें दूध की, जैसे ही अपन बोलेंगे तो एक चीज समझ के चलो, दूध है वो मेनली स्रोत है, प्रोटीन का है, लेकिन प्रोटीन और वसा दोनों का है भाई, वसा व प्रोटीन का स्रोत। दूध क्या है भाई, वसा और प्रोटीन का अपने पास में स्रोत है। तो अपन देख के चले ना, तो मेनली इसके अंदर A, D, E और K विटामिन तो पाए ही जाते, लेकिन कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चले भाई आगे वाले पे, टोकोफेरोल विटामिन। टोकोफेरोल किसको बोल रहे हैं, विटामिन ई को बोल रहे हैं। कौन से पशु के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखना भाई किसमें, बिल्कुल राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज जो है, जिसको बकरी कहा जाता है, इसके दूध में क्या होता है, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई की खास बात क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये किसके अंदर पाया जाएगा भाई, बकरी के दूध में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियां और उसके बाद आपने धो दिया तो कौन सा विटामिन निकल जाएगा। तो मेनली अपन बात करें तो देखो, सब्जियों को अपने पास में दो है, अगर सब्जियां मार्केट से अपन लेके आ रहे हैं तो पहली बात तो अपने को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। लेकिन धोने में के साथ में ध्यान रखना, ऊपर का छिलका है, छिलके सहित धोनी चाहिए। किसके सहित धोनी चाहिए, छिलके सहित धोनी चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन अगर आपने छिलके को हटा लिया उसके बाद अगर आपने धो दिया, ध्यान रखना छिलके को हटाकर धोने पर क्या हो जाना है, विटामिन सी। कौन सा विटामिन कम हो जाएगा भाई, विटामिन सी की कमी हो जानी है। कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी। ध्यान रखना सब्जियों को धोकर ही खाना चाहिए, लेकिन धोने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, उनको जिस रूप में है छिलके के साथ उसी रूप में धोना चाहिए। अगर आपने छिलके को हटाकर धो लिया तो आप समझ लेना उससे विटामिन सी है उसकी कमी अपने पास में हो जाती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाना है, ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से हो जाना है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 में पाई जाती है। तो देखो अपने को अगर विटामिन B12 का नाम ही पता चल गया है ना, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। नाम क्या है भाई, साइनोकोबाल्मीन। B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मीन। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। क्या हो जाता है भाई, इसके अंदर आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसियाकार आरबीसी अपने पास में हो जाती है। तो देखो नाम में ही दे रखा है कौन सी धातु पाई जाएगी, तो कोबाल्ट धातु पाई जाएगी। कौन सी धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट धातु है वो पाई जाएगी, बिल्कुल। तो अपने पास में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 है, ये आंसर अपने पास में हो जाएगा। चलिए भाई अगला कौन सा है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग। ध्यान रखना बच्चों में जो सूखा रोग है ना, सूखा रोग, इसी को अपन नाम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिकेट्स नाम अपन बोलते हैं। तो सूखा रोग है ये तो किस में होता है, अपने पास में बच्चों में होता है। और बड़ों में क्या हो जाएगा, बड़ों में बात करें या फिर वयस्क को की आप ले लो तो ओस्ट्रियोमलेशिया या ओस्ट्रियोपोरोसिस, ओस्ट्रियोमलेशिया या ओस्ट्रियोपोरोसिस, ये दोनों रोग हैं वो किस में होते हैं भाई, बड़े व्यक्तियों या फिर इनके अंदर होते हैं। और दोनों के दोनों किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से। तो अपने पास में ध्यान रखना विटामिन डी की कमी, तो डी की कमी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी वाला है, वो अपना आंसर हो जाएगा। चले भाई आगे अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा नीला हरा सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीई, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, क्या बोलेंगे अपन, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल जो प्रोटीन है की तरह प्रयुक्त होने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अपने पास में कौन सा है, तो ध्यान रखना स्पाइरुलिना है। अच्छा ये तो सेवाल, लेकिन यीस्ट तो क्या है, यीस्ट तो एक अपने पास में क्या है, कवक है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा पाया कहां पे जाता है, तो क्या पाया जाता है, स्वच्छ पानी में। कहां पाया जाता है, स्वच्छ पानी में। कहां हो सकता है, अगर मान लो जलाशय की अपन बात करें या फिर अगर कोई भी पानी का स्रोत हो सकता है, पानी का विशाल स्रोत। लेकिन ध्यान रखना विशाल स्रोत होने के साथ साथ में वो स्वच्छ भी होना चाहिए। नहीं है समुद्र बड़ा हो सकता है लेकिन समुद्र में पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, शुद्धता की मात्रा, स्वच्छता की मात्रा क्या होती है, कम। तो अपने पास में ध्यान रखना मेनली स्वच्छ पानी जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर पाया जाता है।
चले भाई आगे। अपने को देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और अपने को इसमें से सही का आंसर देना है। तो देखो, एकल कोशिका प्रोटीन अभी पढ़ा, सिंगल सेल प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। बिल्कुल ये तो सही बात है कि अपन मेनली देखते हैं, चाहे अपने पास में पौधे हो जाए या फिर पशु हो जाए, दोनों के लिए जो एकल कोशिका प्रोटीन होते हैं। अच्छा, एकल कोशिका प्रोटीन की खास बात क्या होती है कि इस प्रोटीन को पौधों और जंतुओं के द्वारा पचाया जाना आसान होता है, सिंगल सेल वाला। तो इसमें तो क्या है कि दोनों के लिए वैकल्पिक प्रोटीन का सोर्स अपने पास में होता है। स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है। अभी अपन पढ़ गया है कि ये बिल्कुल है जो प्रोटीन और खनिज विटामिन से संबद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल यहां तक तो क्या है, सही है। परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है, यहां गलत है। ये ध्यान रखना, पर्यावरण प्रदूषण कम करती है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम करती है, जबकि ये तो क्या बोल रहा है, अधिक करती है। तो अपने पास में बिल्कुल दूसरे वाले में यहां तक तो सत्य है। कहां तक सत्य है? यहां तक तो सत्य है, लेकिन इसके आगे वाली जो ये लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगी अपने पास में, गलत हो जाएगी। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कथन? देखो, कथन एक सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड वाला अपने पास में हो जाना है। ध्यान रखना, ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है, लेकिन इसने उल्टा दे दिया। तो इतना स्टेटमेंट है कि एकल कोशिका प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन सारे पाए जाते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहां पर प्रदूषण नहीं करती है। चले भाई आगे। अगला देखो, निम्न में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य करते हैं? ध्यान रखना, अपन बात करते हैं जैव उत्प्रेरक। तो अपन जब भी बात करते हैं ना अपने संतुलित आहार में से, तो उसमें से कौन सा करता है? केवल और केवल प्रोटीन। कौन करता है भाई? केवल और केवल प्रोटीन है। वो क्या करता है? जैविक क्रियाओं में जैविक उपापचय में उत्प्रेरक बनता है भाई। ध्यान रखना, जो अपने शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उनमें उपापचय के अंदर कौन भाग लेता है? केवल और केवल प्रोटीन है, वो भाग लेता है। तो अपने पास में प्रोटीन कहां जाएगा भाई? प्रोटीन ये रहा, 3 नंबर पे अपने पास में प्रोटीन रहा। तो देखो यहां पर तो 2 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने शरीर में अच्छा उत्प्रेरक क्या कर सकता है? अगर कोई अभिक्रिया तेज हो रही है तो उसको धीमा कर सकता है, कोई जरूरत से धीमी चल रही है उसको तेज कर सकता है, उसके अंदर अपने पास में कोई अन्य कारक हो वो भी लाने का काम किसके द्वारा होता है? उत्प्रेरक का। लेकिन स्वयं है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, खुद कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अपने शरीर में जो जैविक उत्प्रेरक है वो कौन है? केवल और केवल प्रोटीन है। चले भाई, एंजाइम क्या होते हैं? तो मेनली एंजाइम की बात अपन करें तो एंजाइम है क्या? एक प्रकार के प्रोटीन है। क्या है भाई? एक प्रकार के प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी कैसे? तो प्रोटीन में भी ध्यान रखना, ये कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। क्या है भाई? ये कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो ध्यान रखना, एंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन के साथ साथ में कार्बनिक भी है। प्रोटीन भी होते हैं और साथ में कैसे होते हैं? कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो अपने पास में यहां तो देखो केवल कार्बनिक पदार्थ वाला दे रखा है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना कि कैसे होते हैं, प्रोटीन रूप में भी होते हैं जो अपने एंजाइम होते हैं। अच्छा, प्रोटीन रूप में क्यों होते हैं तो इसका भी देख लो भाई। ये क्या है? प्रोटीन के रूप में
क्या करते हैं भाई, उत्प्रेरक का कार्य, क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और कार्य करते कहाँ है, तो जो अपने शरीर के जीवों में जो उपापचय की प्रक्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर किसका कार्य करते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है भाई। हाँ, तो अपने पास में क्या हो जाना है, सी वाला आंसर हो जाएगा। देखो, अति अल्प पोषण और भोजन की कमी और साथ में ऊर्जा की कमी। तो ध्यान रखना भाई, अपन जब भी बात करते हैं तो प्रोटीन से संबंधित दो रोग ऐसे आते हैं जिनमें विद्यार्थी अक्सर परेशान रहते हैं। तो देखो, अपने पास में आ जाए केवल प्रोटीन की कमी, केवल क्या आ जाए, प्रोटीन की कमी, साथ में प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ ऊर्जा में कमी और भोजन की अल्पता, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करना। अगर ये दोनों चीजें आ जाए तो इसको समझने का प्रयास करना, इनको क्या कहा जाता है। तो यहां पर तो अपने क्या आ जाएगा, क्वाशियोकर आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा, क्वाशियोकर आ जाएगा। और यहां पर अपने पास में कौन सा आ जाएगा, मेरस्मस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मेरस्मस रोग आ जाएगा। तो ध्यान रखना, उल्टा कर रहे हो आप। अपने को पहले कौन सा पूछा गया, पहले भोजन और ऊर्जा की कमी। तो पहले पोत भोजन और ऊर्जा की कमी है, तो पहले क्या आ जाएगा, मेरस्मस आ जाएगा। बस कन्फ्यूजन यही है कि अपने को अति अल्प पोषण और भोजन और ऊर्जा की कमी। तो देखो, ऊर्जा और भोजन की कमी है तब तो मेरस्मस रोग होता है। और अगर केवल और केवल प्रोटीन की कमी है तो कौन सा हो जाएगा, क्वाशियोकर हो जाएगा। तो यहां पर देखो, ये पर तो देखो एनीमिया दे रखा है, यहां पर एनीमिया दे रखा है, ये दो तो डायरेक्ट ऑप्शन गलत हो गए। फिर देखो कि मेरस्मस रोग है वो कहां दे रखा है, तो वो ऊर्जा की कमी से दे रखा है। और दूसरा अपने को प्रोटीन की कमी से कौन सा दे रखा है, क्वाशियोकर दे रखा है। तो ये वाला हो जाएगा। इस वाले को समझना, ये तो क्या दे रखा है, उल्टा दे दिया भाई इसने। क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। समझ रहे हो इस चीज को, ये वाला ऑप्शन दो उसने उल्टा दे दिया। मेरस्मस को बाद में प्रोटीन की कमी से दे दिया और क्वाशियोकर को दे दिया इसने ऊर्जा की कमी से। यहां से समझने का प्रयास करना, यहां से बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, इसको समझना, यहां से देखो, अपन प्रोटीन की कमी है तो मेरस्मस हो जाएगा। और आप पर ध्यान रखना, अच्छा प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी है तो मेरस्मस हो जाएगा, और केवल प्रोटीन की कमी तो क्वाशियोकर हो जाएगा। इस दोनों को फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। यहां से अक्सर सवाल पूछाते हैं और विद्यार्थी बहुत बार गलती करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, केवल और केवल प्रोटीन की कमी है, समझना इसको। अपने को दे रखा है केवल प्रोटीन की कमी है अगर, तब तो क्वाशियोकर। और प्रोटीन के साथ ऊर्जा भोजन की अल्पता है तब कैसा हो जाएगा, मेरस्मस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई आगे, अगला देखो, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखे भाई। हाँ, अब एक चीज आप देखना, अपने पास में क्या है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज है भाई। क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने पास में है। पहली बात तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ये है क्या भाई, तो ये मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड होता क्या है, तो ये भाई कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब ये चेंज किस में हो रहे हैं, एल्कोहल में चेंज हो रहे हैं। किस में चेंज हो रहे हैं भाई, एल्कोहल में जब चेंज होते हैं तो कौन सा आ जाता है, जाइमेज एंजाइम अपने पास में आ जाता है। हाँ,
तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, जाइमेज एंजाइम अपने पास में हो जाएगा। अब अच्छा, माल्टेज की अपन बात करें तो माल्टेज तो कहां काम में आता है, माल्टेज तो काम में आता है माल्टोज को कन्वर्ट करने में। ध्यान रखना, माल्टेज कहां पे आता है, माल्टोज को बदलने में। किसको बदलने में आता है, माल्टोज को बदलने में। किसमें काम आ रहा है भाई, माल्टोज को बदलने में काम आ रहा है। चलिए भाई आगे, बिल्कुल अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, दूध क्या है। तो देखो, जब भी अपन केमिस्ट्री वाली बात करते हैं तो अपने पास में अपन एक चीज क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक होता है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन की बात करें तो कोलाइडी विलियन खुद कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है भाई, विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडी विलियन की अपन बात करें तो कोलाइडी विलियन 8 प्रकार के होते हैं भाई। क्या होता है, ठोस के अंदर 3 होते हैं। ठोस में 3 कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस वाले। फिर अपन बात करते हैं द्रव में बात करते हैं तो द्रव में भी भाई तीनों पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अगर अपन गैस की बात करते हैं तो गैस में 2 ही पाए जाते हैं, ठोस और द्रव पाए जाते हैं। ये 8 प्रकार के कोलाइडी विलियन होते हैं अपने पास में। तो ध्यान रखना, अपने को किसका पूछा गया है, दूध का पूछा गया है। और दूध होता क्या है, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलियन। और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन या पाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इमल्सन या पाइस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है अपना दूध। यहां से ध्यान रखना भाई कि जब भी अपन बात करते हैं द्रव का, द्रव में कोलाइडी विलियन, वो इमल्सन या पाइस कहलाता है। और वो अपने पास में क्या होता है, दूध। तो देखो, दूध पहले क्या कोलाइडी विलियन है, बिल्कुल कोलाइडी विलियन है। कौन सा है, द्रव का, द्रव में कोलाइडी विलियन। और अपने पास में हमेशा पता है कि क्या होता है, कोलाइडी विलियन क्या है, बिल्कुल होता है विषमांगी मिश्रण। तो अपने पास में कौन सा हो जाना है, ए वाला आंसर है वो हो जाएगा। चले भाई आगे की ओर, अगला क्या कह रहा है, यीस्ट या खमीर है। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है भाई, एक प्रकार का फंजाई होता है, कवक होता है। ध्यान रखना किस प्रकार का कवक है, शर्करा युक्त कवक। क्या है भाई, शर्करा युक्त कवक है। और किस में काम आता है, किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। किसमें काम आता है, किण्वन प्रक्रिया में। जो किण्वन की प्रक्रिया है उसमें काम आता है। और मेनली है क्या, एक कवक है। उसके बाद में आगे की बात करें तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग अपन करते हैं। तो मेनली ध्यान रखना, सिट्रिक एसिड का प्रयोग अपन करते हैं। ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जब भी अपन कोई किसी भी खाद्य पदार्थ को रखने तो अपन सिट्रिक एसिड उसमें डाल के रख देते हैं। दूसरा ध्यान रखना, दोनों चीजों के साथ में इसके अलावा भी अपन बात करते हैं। इसके अलावा अपन और क्या यूज करते हैं, तो अपन यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या यूज करते हैं भाई, सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, या तो सिट्रिक एसिड यूज करते हैं या सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, C6H5COONA। ध्यान रखना, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, खट्टे फलों में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो किस में पाया जाता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है। चले भाई आगे, अगला प्रश्न देखो भाई, रोग प्रतिकारक कौन से होते हैं।
तो अपने को विटामिन की बात करते हैं तो शर्करा है, ये तो क्या करती है, पहली बात तो शर्करा तो है क्या, तो शर्करा तो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन आपने क्या रखते हैं, शरीर निर्माणकारी है, शरीर का निर्माण करने वाले हैं। और इसमें से एल्बुमिन की जब भी अपन बात करते हैं, एल्बुमिन अपने पास में किसका काम करता है, तो एल्बुमिन काम करता है परासरण दाब का नियमन, किसका करता है भाई, परासरण दाब का नियमन का काम करता है। और रोग प्रतिरोध का कौन सा करता है, या प्रतिरक्षा का काम कौन सा करता है भाई, एल्बुमिन करता है। कौन सा, प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है, ग्लोबुलिन है वो करता है। तो रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा कौन सा हो गया, ग्लोबुलिन अपने पास में हो गया। चलिए भाई आगे, अगला है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। और कितनी होती है, 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी अपने को प्राप्त अपने पास में होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सर्वाधिक तो प्राप्त होती है लेकिन क्या होता है, सबसे अंत में विघटित होता है, सबसे अंत में विघटित होता है। सबसे पहले विघटन है वो कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। सबसे पहले विघटन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा तो कम देता है लेकिन सबसे पहले ऊर्जा देने का काम भी कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो अब अपन बात करते हैं ऊर्जा क्रम, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो सर्वाधिक ऊर्जा क्या देगा, वसा देगा। उसके बाद में कौन सा देगा भाई, प्रोटीन देगा। और प्रोटीन से बाद में कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। ये ऊर्जा का क्रम ध्यान रखना। यहां से अपन बात करते हैं तो इतना ध्यान रखना, ये देता है 9 किलो कैलोरी, ये देता है लगभग 4.2 किलो कैलोरी, और ये देता है 4 किलो कैलोरी अपने पास। और अपने बात में अपन बात करें विघटन का क्रम, विघटन, विघटन का मतलब होता है टूटना। टूटने वाले क्रम में बात करें तो सबसे पहले कौन टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। उसके बाद में टूटेगा प्रोटीन, और प्रोटीन से बाद में कौन सा टूटेगा, बाद में टूटेगा वसा। सबसे अंत में कौन सा टूटता है, वसा वाला टूटता है, बिल्कुल। यहां पर देखें तो ये कहाँ होता है भाई, ये कार्बोहाइड्रेट का टूटना तो कहाँ हो जाता है, मुख में ही संपन्न हो जाता है। प्रोटीन कहाँ होता है भाई, आमाशय में। और वसा कहाँ जाके हो रही है, छोटी आंत में। कहाँ जाके हो रहा है, छोटी आंत में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर पूछा गया वसा से, तो कितनी हो जाएगी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगला देखो, अलसी किसकी प्रचुर मात्रा है। तो जब भी अपन अलसी की बात करते हैं तो अलसी में ध्यान रखना, पहली बात तो अलसी है वो है क्या, तो वो असंतृप्त वसा है। कौन सी वसा है, असंतृप्त वसा है। क्या है, असंतृप्त वसा। दूसरा ध्यान रखना, ओमेगा 3, ओमेगा 3 की प्रचुर मात्रा होती है भाई। किसकी मात्रा पाई जाती है, ओमेगा 3 की प्रचुर मात्रा है इसके अंदर पाई जाती है। तो कौन सा हो जाना है, ओमेगा 3 हो जाना है, बिल्कुल। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अपन क्या बोल सकते हैं, जो असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है
वो संतृप्त वसा से कम हानिकारक होती है, संतृप्त वसा से कम हानिकारक। संतृप्त वसा में अगर कोई चेंज हो गया तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा हानिकारक हो जाता है। और यहां से एक सवाल अपने को पूछा गया कि जब असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में काम कन्वर्ट होती है तो कौन सी गैस काम में आती है, तो बदलने के लिए कौन सी गैस काम में आती है, हाइड्रोजन गैस काम में आती है। ध्यान रखना, असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में जब भी बदलती है तो कौन सी गैस काम में आती है, हाइड्रोजन गैस काम में आती है। अच्छा, दो चीज इसमें और याद रखना, इसमें निकल व प्लेटिनम ये दोनों क्या काम में आते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम में आते हैं। ध्यान रखना, असंतृप्त से संतृप्त बदलना है तो H2, और निकल और प्लेटिनम किस में आ जाएंगे, उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है भाई, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो अपने बात करते हैं। तो मेनली देखो ऑक्जेलिक एसिड है, किसमें पाया जाता है, टमाटर में। फिर अपन बात करें टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो किसमें पाया जाता है भाई, इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो किसमें पाया जाता है भाई, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो अपने को पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, ऑक्जेलिक एसिड अपने पास में आ जाना है। टमाटर में कौन सा आ जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड अपने पास में आ जाएगा भाई। चले आगे, कथनों पर विचार करना है और अपने को सही कथन बताना है। देखो, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल ये एक भाग होना चाहिए। फिर अपने को क्या कह रहा है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम, ध्यान रखना सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, बिल्कुल अपने पास में इतनी वसा होनी चाहिए। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। फिर क्या कह रहा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है। ध्यान रखना, किसका करती है, अनावश्यक वसा का संश्लेषण तो होता है। संश्लेषण होता है, आवश्यक का नहीं। जो अपने पास में अनावश्यक वसा होती है उसका संश्लेषण होता है, आवश्यक का नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाना है। इसके बाद में चले भाई आगे, अपना देखो क्या हो जाएगा कि थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो पहली बात तो थर्ड इसमें दे रखा है, फिर थर्ड इसमें भी दे रखा है, और थर्ड इसमें भी दे रखा है, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो पहली बात तो वसा की मात्रा तो होनी चाहिए। सामान्य कितनी वसा होनी चाहिए, तो 75 ग्राम वसा है वो सामान्य भोजन में होनी चाहिए। फिर अपने शरीर में दो प्रकार की वसा पाई जाती है, एक आवश्यक वसा और एक अनावश्यक वसा। आवश्यक वसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आवश्यक वसा हमारे शरीर में बनती नहीं है, उसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। और अनावश्यक वसा जो हमारे शरीर में संश्लेषित होती रहती है। तो चले भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये क्या कह रहा है कि अपने को एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा है वो किससे संबंधित है। तो देखो कैल्शियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, आयन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया और आयोडीन हो गया। अब अपन बात करते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, रक्त स्कंदन कारक है। ध्यान रखना कि कैल्शियम क्या है, रक्त स्कंदन कारक। क्या है, रक्त स्कंदन कारक अपने पास में हो जाना है। फिर सोडियम है वो क्या करता है, जो अंतः कोशिका में जो भी संकुचन होता है, मेनली ध्यान रखना सोडियम व पोटेशियम कौन कौन से आते हैं काम में, सोडियम व पोटेशियम है
वो क्या करते हैं, जो अपने कोशिकाओं के अंदर जितने भी विद्युतीय संतुलन होते हैं उनमें काम कौन सा आता है, ये आयरन की कमी से कौन सा हो जाता है भाई, एनीमिया रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, आयोडीन है मेनली क्या काम करता है, थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। अगर कमी हो गई तो अपन क्या बोल देंगे, कमी से अपन बोल देंगे गलगंड रोग। कौन सा बोल देंगे, गलगंड रोग, या जिसको घेंगा बोलते हैं। कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, सारे एक दो मैच हो जाए, क्या हो जाएगा 3 और 4 है, ये वाला क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने चर्चा की, सबसे पहले जो संतुलित आहार और पोषण वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड जो अपने 30 सवाल है उनके बारे में चर्चा की। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज की अपनी क्लास कैसी रही, आपके कितने सवाल सही हो रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।